नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पहले खबरों में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। फिर बात करेंगे नीट पर चल रहे बवाल की और चर्चा करेंगे आरएसएस मुद्दे की और बताएंगे भोजशाला मामले में आज सुनवाई हुई, लेकिन आदेश के बंद लिफाफे खोलने से मना कर दिया गया। तो चलिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में कावड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और इस पर शुक्रवार तक जवाब देने को भी कहा है। राज्यों के जवाब देने तक आदेश पर रोक रहेगी। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी, केवल खाने के प्रकार बताने होंगे। कांवड़ियों को वेज खाना मिले और साफ सफाई रहे। खाना शाकाहारी है या मांसाहारी ये बताना जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। तो देखिए, एक बड़ी खबर जो नेम प्लेट को लेकर, कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही थी, उस पर तमाम सियासत भी हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ सामने नजर आ रहा है। मामला जब कोर्ट ने ये बात कह दी कि अब लोगों को, दुकानदारों को या जो ठेले लगाने वाले लोग हैं, उनको नेम प्लेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि नेम प्लेट को देखकर या नाम को देखकर लोग सामान खरीदे ये जरूरी नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये चीज रखती है कि लोग जो कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनको वेज चीजें वहां मुहैया कराई जाए, साफ सुथरी जो जगहें हैं, दुकानें हों, उनको रखी जाए, नॉनवेज चीजों से लोगों को दूर रखा जाए। ये विशेष तौर से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में अपने रखा है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और इस पर शुक्रवार तक जवाब देने को भी कहा है। हालांकि लगातार इस पर तमाम राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक नेताओं के बयान भी सामने आ रहे थे। मायावती ने इस पर कह दिया था कि ये बिना सोचे समझे ये जो फैसले है योगी सरकार ले रही थी। हालांकि सिर्फ योगी सरकार के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ विपक्षी पार्टियां, विपक्षी नेताएं ही नहीं थे, बल्कि इसके खिलाफ उनके पार्टी के मध्य के लोग भी नजर आए थे। जैसा कि कल ही जयंत चौधरी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आज आदेश जारी कर दिया कि नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं, कांवड़ियों को शुद्ध शाकाहारी खाना मिले ये जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई जो है वो 26 जुलाई को होनी है। माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने ये बता दिया कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी ऐसे सरकारी फरमान से नहीं चलेगा जो समाज को, देश को बांटने की कोई कोशिश कर रहा हो। जिस तरह से कांवड़ यात्रा के रूट पर ढाबा मालिकों को, होटल संचालकों को जिस तरह से नेम प्लेट लगाने के लिए पुलिसिया दबाव के जरिए जो फरमान जारी किया गया था, आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी, अंतरिम रोक लगा दी और सरकारों को नोटिस जारी किया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। देश में जो मोहब्बत की दुकान खुली है राहुल गांधी जी के जरिए, उससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने अपने राज्यों में ऐसे मनमाने फैसले लेकर के आ रही हैं जो संविधान के विरोधी हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर से संविधान की किताब को सर्वोपरि रखा है। ये मुल्क मोहब्बत से चलेगा। कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर से लेकर, हरिद्वार से लेकर के बाकी जगहों तक जगह जगह हिंदू मुसलमान एकजुट होकर के स्वागत करते हैं यात्रा का। मुस्लिम भाई कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं। इस सरकार ने इस गंगा जमुनी तहजीब को बांटने की जो कोशिश की थी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे बेनकाब किया है। शुक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय। तो अभी आप सुन रहे थे इमरान प्रताप गणित हो, जो लगातार ये कह रहे थे और कहते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलती है और भारतीय जनता पार्टी इस कांवड़ यात्रा नेम प्लेट को सामने ले आकर नफरत फैलाने का काम करती है। इस पर तमाम जानकारियों के साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन। ब्रजेश, क्या कुछ मंजर है पूरे प्रदेश का? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सरकारों को नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने और साफ तौर से कह दिया है कि अब नेम प्लेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ब्रजेश, बिल्कुल, देखिए, इसमें 3 बातों का जिक्र किया था सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई और याचिकाकर्ताओं ने जो अलग अलग याचिकाएं लगाई थी, जिसमें सामाजिक संस्थाएं
व्यक्तिगत तरीके से भी याचिकाएं लगाई और सारी याचिकाओं को एक साथ सुना था सुप्रीम कोर्ट ने। और सबसे पहले ये सवाल प्रशासन से पूछा था यूपी के कि क्या ये आदेश जो है वो अनिवार्य है। तो ये कहा गया वकीलों की तरफ से कि अनिवार्य नहीं है। लेकिन जब अभिषेक मनु सिंघवी जो याचिकाकर्ताओं के वकील थे, उन्होंने कहा कि अनिवार्य आदेश भले ही ना हो लेकिन सख्ती से इसका पालन कराया जा रहा है। और पुलिस खुद, प्रशासन और पुलिस के लोग जो हैं वो दुकानदारों के पास पहुंच रहे हैं, उनको जबरदस्ती उनकी पहचान पूछी जा रही है, आधार कार्ड दिखाने को कहा जा रहा है और उसके बाद बोर्ड जो है वो वहीं पे टांगे जा रहे हैं कि ये किस जाति और धर्म का व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी व्यवस्था थी, वो व्यवस्था हालांकि कांवड़ यात्रा के लिए, कांवड़ यात्रा की शुद्धि और व्रत की शुद्धि के लिए जो थी वो बनाई गई थी, लेकिन ये धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं इसका तार जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं धार्मिक मनमुटाव और आर्थिक रूप से मुस्लिम समाज के बहिष्कार के लिए जो है वो ऐसी मंशा इसमें प्रकट हुई सुनवाई के दौरान। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा कि भले ही ये अनिवार्य नहीं किया गया, लेकिन सख्ती ये बताती है कि कहीं ना कहीं एक पक्षीय कार्रवाई प्रशासन जो है वो यूपी के तमाम जिलों में कर रहा है। और यही वजह रही कि इस आदेश पे अंतरिम रोक लगाई गई है। अगली सुनवाई जो है वो 5 दिन बाद होगी। 5 दिन का वक्त दिया गया है उत्तराखंड और यूपी सरकार को जवाब देने के लिए। बिल्कुल ब्रजेश, जिस तरह से आप भी लगातार कह रहे हैं कि ये जो पर्व है, त्योहार है, पूरे श्रावण मास में जिस तरह से कांवड़ यात्री लगातार बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, उसमें साफ सफाई और उनके मांसाहारी पदार्थों का सेवन ना करें, इस पर ज्यादातर ध्यान होना चाहिए, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। लेकिन एक तरह से जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां इसमें देखने को मिल रही थी, लगातार विपक्ष हमला था, कह रहा था कि किस तरह से ये हिंदू और मुस्लिम की जो बातें हैं उनको लड़ाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे जब फैसले लिए जाते हैं ब्रजेश, तो क्या विचार विमर्श नहीं होता? क्या आगे आने वाले परिणामों को लेकर सरकार नहीं सोचती है? उन्हीं के लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के भी, जैसा जयंत चौधरी का भी बयान सामने आया, तो इस तरह के जब फैसले होते हैं तो आपस में चर्चाएं क्यों नहीं होती है? और जब ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो महत्वपूर्ण होता है देश के लिए कि ऐसे हमले या हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है वो ना खड़ा हो जाए। इस पर सरकार क्यों नहीं सोचती है ब्रजेश? ये फैसला जो था विशुद्ध रूप से सरकार का था। हालांकि प्रशासन से आदेश जारी कराए गए, अलग अलग जिला कलेक्टर और जो एसपी और पुलिस कमिश्नर थे उनके जरिए ये आदेश निकले कि कांवड़ यात्रा के रूट पर सभी को, दुकानदारों को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उसको अपने नाम की प्लेट लगानी होगी, नाम का बैनर लगाना होगा, ये जाहिर करना होगा कि वो किस धर्म जाति से आता है। ये आदेश जो था उसके नीचे लिखा हुआ था कि ये अनिवार्य नहीं है, ये ऐच्छिक है। लेकिन जब प्रशासन इसकी सख्ती पर उतरा तब ये मंशा सामने आने लगी कि ये किस मंशा से जो है वो आदेश दिया गया है। साफ जाहिर था कि कहीं ना कहीं व्रत और त्योहार की शुद्धि के नाम पर जो है वो आर्थिक बहिष्कार की बात की जा रही थी, क्योंकि ग्राउंड पर भी आर्थिक बहिष्कार मुस्लिम समाज के दुकानदारों का होने लगा था। और यही बात थी कि कहीं ना कहीं गैप बढ़ रहा था, धार्मिक गैप जो था उन्माद के रूप में बदल सकता था, दंगे के और हिंसा के रूप में सामने आ सकता था। और यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक ही दिन में बड़ा फैसला दिया। पहली सुनवाई में ही अंतरिम रोक लगाई गई। अगर हम सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ रणनीति के तहत ये जो फैसला है वो लागू किया गया होगा, ये माना जा सकता है, क्योंकि यूपी सरकार काफ़ी अस्थिर चल रही है, अपने ही नेताओं से घिरी हुई है, लगातार एक के बाद एक राघवेंद्र बयान सामने आ रहे हैं। तो संभव है, जाहिर सी बात है कि मुद्दा बदलने के लिए, ध्यान कहीं और करने के लिए जो है वो इस तरीके का फैसला लिया गया हो, जो कि भारी पड़ा है यूपी की बीजेपी सरकार को। चलिए ब्रजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो हम बात कर रहे थे किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा नेम प्लेट जो यूपी सरकार के द्वारा सामने लाया गया था उस पर अंतरिम रोक लगा दी है और इसकी अगली सुनवाई जो है वो 26 जुलाई को होनी है। चलिए रुक करते हैं अब दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां संसद का मॉनसून सत्र जो है 12 अगस्त तक चलने वाला है। सत्र के 22 दिनों में 19 बैठकें होंगी। आज केंद्र सरकार इकोनॉमिक सर्वे पेश करेगी। कल यानी 23 जुलाई को आम बजट आएगा। इसके बाद 6 नए बिल पास किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर का बजट भी इसी सत्र में पेश होना है। और इन सब के बीच अब नीट को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते जा रहे हैं। जैसे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनके इस्तीफे की मांग भी की। शिक्षा मंत्री बोले कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। कोर्ट ने सभी छात्रों के सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने को कहा था, जो पब्लिक डोमेन में है। लेकिन देखिए, संसद के बीच जब हंगामा हुआ तब राहुल गांधी क्या कुछ कहते नजर आए, आइए आपको पहले सुनवाते हैं। That there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself.
right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर ये मैं क्वेश्चन को ये सेटअप प्रश्न कर रहा हूं. काले से प्रश्न पूछते हैं. The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? तो सुना आपने किस तरह से नीट परीक्षा को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पर विपक्ष के सांसदों का जवाब दे रहे थे। इस बीच उनके जवाब पर कई बार हंगामा हुआ। राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने नीट पर सवाल किए, लेकिन उन सवालों के जवाब क्या कुछ सामने आए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आए, इस पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी प्रखर जुड़ चुके हैं। प्रखर, क्या कुछ पूरा मंजर रहा जिस तरह से सदन में कार्रवाई के बाद लगातार विपक्ष जो है वो नीट मामले को लेकर सरकार को घेरते नजर आई, जवाब कुछ मिल पाया या नहीं वहां से? देखिए बिल्कुल राघवेंद्र, अब लगातार नीट मामले को लेकर सरकार को विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है। संसद सत्र के पहले सड़कों पर पूरे देश भर में हमें विपक्ष दिखाई दिया और आज से जब बजट सत्र की शुरुआत हुई तो कुछ इसी तरीका का मंजर जो है पहले दिन भी देखने को मिला। विपक्ष लगातार नीट मामले में चर्चा की मांग करता रहा, लेकिन अगर बात की जाए तो ये चर्चा की मांग कहीं ना कहीं हंगामे में तब्दील हो गई। लगातार राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, तमाम विपक्ष जो है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक की मांग करते हुए नजर आया और जो बजट सत्र है उसमें नीट की चर्चा को लेकर हंगामा जो है वो पूरी तरह से बरपा हुआ दिखाई दिया। हालांकि इस बात के संकेत कल ही मिल गए थे कि नीट मामले को लेकर सदन में काफी ज्यादा हंगामा होगा। जब सर्वदलीय बैठक हुई थी और उसमें भी विपक्ष की तरफ से दो मांगे मुख्य रूप से उठाई गई थी, जिनमें नीट की मांग, नीट को लेकर चर्चा की मांग जो है एक मुख्य मांग के तौर पर उभर कर सामने आई थी और कल से ये कहा जा रहा था कि नीट मामले को लेकर सरकार को विपक्ष घेरेगा और वही मंजर आज जो है सदन में देखने को मिला। हालांकि जिस तरीके से विपक्ष चाह रहा था कि सरकार जवाब दे, कुछ विपरीत जवाब जो है सरकार की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान ने अपना पक्ष रखते हुए यहां पर दिया। शिक्षा मंत्री ने जब अपना पक्ष रखा संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, तो सीधे तौर पर विपक्ष की तमाम जो मांगे हैं नीट को लेकर, जो तमाम आरोप हैं, उन्हें जो है वो झूठा करार दे दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर चल रही है। वही प्रखर, देखिए संसद से निकलकर हम वही सुप्रीम कोर्ट ही चलते हैं। कार्रवाई भी आज होनी थी और आखिरी कार्रवाई थी नीट मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ चीजें निकल कर आई हैं, किन बिंदुओं पर लगातार प्रकाश डाल रहा था सुप्रीम कोर्ट? देखिए बिल्कुल राघवेंद्र, सुप्रीम कोर्ट में भी जो है कड़ी दिन भर इस पूरे मामले में पूरी तरीके से सुनवाई हुई है। 40 से ज्यादा याचिकाकर्ता थे इस पूरे मामले के अंदर। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो याचिकाकर्ताओं के वकीलों के साथ बात की जाए तो सॉलिसिटर जनरल के साथ भी जो है वो तमाम तथ्यों पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूरी आज के सदन की आज पूरा कार्रवाई को आगे बढ़ाया। खास करके अगर बात की जाए तो ये याचिकाकर्ताओं को जिन्होंने री नीट यानी कि री एग्जाम की मांग रखी थी, री एग्जाम कराने की याचिका दायर की थी, उनको ये भी अब पूरे दिन भर की जिरा और बहस के बाद कहा गया है कि 5 बजे तक री नीट क्यों कराया जाए, उसको लेकर आधे पेज के अंदर पूरा लिख के दिया जाए कि क्यों ये री नीट किया जाना चाहिए। 5 बजे तक का समय है, तब तक के लिए जो कोर्ट है उसने इस फैसले को अभी रोका है। लेकिन दिन भर की जब सुनवाई हुई तो उसमें कई सारे सवालों के जवाब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जो है वो सॉलिसिटर जनरल और साथ ही याचिकाकर्ताओं के वकील से भी मांगे, जिनमें खास तौर पर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल तो ये निकलकर सामने आया सुप्रीम कोर्ट में, जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सवाल के 2 अलग अलग जवाब हो, कि मसलन सवाल
सवाल नंबर 1 का जवाब ऑप्शन पहला भी हो और ऑप्शन दूसरा भी हो, क्योंकि इस तरीके से अगर बात की जाए तो दोनों ही जो ऑप्शन टिक करने से लगभग 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है, जो कहीं ना कहीं गलत फायदा जो है वो दिखाई देता है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये कहा गया कि जो जिन मामलों में 2 ऑप्शन थे। ठीक है प्रखर ठीक है, लेकिन एक सवाल और इस पे जरा संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा कि री एग्जामिनेशन को लेकर जिस तरह से लगातार विपक्ष हमलावर थी, कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा कि री एग्जामिनेशन क्यों होना चाहिए, जैसा आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट ने आखिर होना क्यों चाहिए, लेकिन सवाल वही जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर, 2 विकल्प कैसे ठीक हो गए, इसकी जिम्मेदारी की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है क्या उसने इस तरह से इशारा किया कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन था? क्योंकि देखिए जब वहां से चीजें निकलकर सामने आएंगी तो ही पूरे देश के सामने ये बात साफ हो पाएगा। प्रखर देखिए बिल्कुल डीवाई चंद्रचूड़ ने जब इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने सबसे प्रमुख तौर पर इसी सवाल को रखा, चाहे एनटीए की बात करें या फिर सॉलिसिटर जनरल की बात करें, तमाम जो पक्ष है उनसे यही सवाल जो है वो सीजेआई ने जरूर पूछा कि एक सवाल के 2 जवाब कैसे हो सकते हैं। हालांकि इसके जवाब जो है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी तैयार किया गया था, चूंकि लगातार जो है इस पूरे मामले में जब सुनवाई के पहले तैयारी की गई थी तो इस मामले में भी इस सवाल का भी एक जवाब तैयार किया गया था कि जिन मामलों में 2 ऑप्शंस में नंबर मिले हैं वो उनमें जो है जो बुक का रेफरेंस है वो दिया गया है कि अलग अलग एडिशंस में जो है एनसीईआरटी के अंदर ये बदलाव हुए हैं। मसलन एक स्टेटमेंट का भी हवाला दिया सीजेआई को सॉलिसिटर जनरल ने कि 2019 के पहले की जो ओल्ड कोर्स किताबें हैं उनमें वही ऑप्शन सही था, लेकिन बाद में 2019 के बाद की जो किताबें हुई उसमें वो ऑप्शन जो है वो बदल गया, वो गलत हो गया। यानी उसी आधार पर जो है जो एनटीए ने मार्किंग की है जिसके चलते 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा मिला है। लेकिन इसको लेकर भी सीजेआई ने लगातार जो है इस पूरे मामले में भी दोनों 2 ऑप्शन वाले जो थ्योरी है उसको लेकर भी लगातार सॉलिसिटर जनरल से भी जो है लगातार पूछताछ की है। जी ठीक है प्रखर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरह से प्रखर ने लगातार बताया कि आरोप का जो पूरा मामला था नीट मामले को लेकर जो गड़बड़ियां थी उस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई तो चल ही रही है, लेकिन इसके साथ ही संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। राहुल गांधी बोलते नजर आए, अखिलेश यादव बोलते नजर आए, सरकार को घेरते नजर आए और सवाल ये बड़ा क्योंकि जिम्मेदारी आखिर किसकी थी जब इतनी बड़ी गड़बड़ी और शिक्षा व्यवस्था पर इतना बड़ा सवाल जो लगा। नीट के सभी जो एग्जामिनर थे, जो जितने भी परीक्षार्थी थे, उनकी जो भविष्य थी वो कहीं ना कहीं खतरे में थी। तो सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इस पर सुनवाई कर रही है और संसद में तो हंगामा जारी है। चलिए आपको लेकर चलते हैं अगली खबर की ओर, और खबर ऐसी कि जिसके बाद फिर से सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं गर्मी देखने को मिली। खबर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा एक आदेश जारी होता है, जिस आदेश के बाद ये सियासी गर्मी अपने आप में बढ़ती नजर आ रही है। आदेश क्या, आपको हम बताते चलते हैं। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस गतिविधियों में शामिल होने पर बैन को हटाने के एक आदेश को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि इस आदेश से आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर लगे बैन को हटा दिया गया है। आपको बता दें 58 साल पहले यानी कि 1966 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया था। पिछले हफ्ते कथित तौर पर केंद्र सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस आदेश को एक्स पर पोस्ट की है। आइए अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है कांग्रेस और आरएसएस का। नहीं, ये तो 1966 में इस पे बैन लगा था और कि कर्मचारी इसमें न जा सकें, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी समय भी ये बैन था। तो मैं समझता हूँ कि ये कर्मचारियों को आरएसएस की और बीजेपी की जो टीचिंग्स हैं वो पढ़ाने का एक जरिया नहीं ढूंढा है। पर मैं समझता हूँ कि कर्मचारी खुद जो इन सब चीज़ों को समझते हैं और कर्मचारी से इंटेलिजेंट कोई मैं समझता हूँ वर्किंग क्लास नहीं, तो वो खुद ही इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि इस सरकारें आती जाती रहती हैं। इसलिए कोई भी कर्मचारी संघ में की शाखा में जाके अपने आप को टाइप नहीं करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण के विभिन्न कार्यों में लगा हुआ है और समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में वो सतत संलग्न है।
राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के जितने भी समय आता है, उस समय समाज को साथ में लेकर संघ के कार्यकर्ता लगातार अपना योगदान देते हैं। ऐसे कार्यों को समाज के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व में समय से पॉलिटिकल एडिकल ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, देखिए, जिस तरह से अभी नीट का मामला जो है वो शांत नहीं हुआ था, उसके बाद एक नया मामला भारतीय जनता पार्टी ने सियासी गलियारों में रख दिया है। और मामला ये है कि 58 साल बाद जब केंद्र सरकार ने यह फैसला दिया, ये आदेश आया उनके तरफ से कि अब सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस का हिस्सा हो सकते हैं, इस पर लेकर सियासी गलियारों में क्या कुछ चल रहा है और पक्ष विपक्ष के मध्य क्या कुछ बातें चल रही हैं? ब्रजेश, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल रोहित, देखिए लगातार, माफी चाहूंगा राघवेंद्र, बिल्कुल देखिए लगातार इस पर सियासत जारी है, क्योंकि आरएसएस पर कर्मचारियों के शामिल होने पर बैन हटाना ये आरएसएस के हित में फैसला है। हालांकि आरएसएस इसका पूरा स्वागत कर रहा है। हिंदूवादी संगठन भी इस फैसले को देर से ही सही लेकिन स्वागत योग्य बता रहे हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने वाला स्वागत जो फैसला है वो बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम इस फैसले के पीछे की वजह समझे तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिस तरह उत्साहित थी और जेपी नड्डा ने आरएसएस के खिलाफ बयान दिया था, कहा था कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, अपनी एक स्वतंत्र संगठन है, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। इस इंटरव्यू के बाद बड़ा बवाल मचा था और आरएसएस के स्वयंसेवक घर बैठ गए थे जो चुनाव में लगे हुए थे, और उसका नुकसान जो है कई सीटों पर बीजेपी को सीधे तौर पर हुआ था। यही वजह रही कि जब मोदी सरकार 10 साल तक थी तो वो फैसला नहीं लिया गया। लेकिन अब सीटें कम होने के बाद जब चिंतन मंथन किया गया, हार की समीक्षा की गई, तो संघ से बैन हटाकर हिंदूवादी संगठनों को पाले में करने की बात सामने आई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि कांग्रेस का वही राग है कि आरएसएस जो है वो राष्ट्र विरोधी है, वो जो है वैमनस्य फैलाता है, और इसीलिए कांग्रेस और विपक्षी दल जो है वो इसका फैसले का विरोध कर रहे हैं। ब्रजेश, जिस तरह से पीसी शर्मा भी लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका बुद्धत्व जो होगा वो अपने बौद्धिक क्षमता से ये डिसाइड करेंगे, लेकिन वो पीसी शर्मा ये भी कहते आए कि आप लोग जो भी करिएगा लेकिन सरकारें आती जाती रहती हैं, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो ये किस ओर इशारा करती है ब्रजेश? देखिए, सीधे तौर पर पीसी शर्मा का इशारा यही है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो इस बैन को हटाया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है और बैन लगातार जारी रहेगा। ये पीसी शर्मा के कहने का मतलब हो सकता है, और यही वजह है कि संघ पर देश में 5 बार बैन लग चुका है और हट भी चुका है। संघ पर बैन लगना, हटना और फिर उसके कर्मचारियों के जाने पर, शामिल होने पर बैन लगना, हटना, ये सियासत का विषय रहा है। जब बीजेपी की सरकार होती है तो बैन हटा लिया जाता है, कांग्रेस की सरकार आती है बैन लगा दिया जाता है। 2018 के चुनाव में राघवेंद्र, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने ये बात कह दी थी और इसका नुकसान उनको फिर हुआ था। कर्मचारियों ने वोट जो थे कम दिए थे उनको, और कुछ सीटें उनकी कम हुई थी उपचुनाव के बाद। तो देखिए, सीधे तौर पर संघ जो है वो भले ही अपने आप को वो सामाजिक संगठन कहता हो, लेकिन सियासत का केंद्र वो हमेशा रहता है, और यही वजह है कि एक बार फिर इस पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। चलिए ब्रजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन, जिन्होंने पॉलिटिकल तरीके से पॉलिटिकल गलियारों में क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर उस पर साफ तौर पर ये बातें कह दी, और उन्होंने साफ किया कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से हार मिली उसके बाद वो कहीं ना कहीं रिझाने का काम कर रही है आरएसएस को, और इसके बाद गृह मंत्रालय से ऐसे आदेश सामने आए हैं। तो अब बात करते हैं आखिरी खबर की, जहां हाई कोर्ट ने एएसआई को आदेश दिया था कि वह सर्वे रिपोर्ट कोर्ट के पटल पर रखने के साथ ही इस रिपोर्ट की एक प्रति मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को उपलब्ध करवाएगी, जिसके बाद कुछ पक्षकारों ने रिपोर्ट नहीं मिलने की बात कही। इंदौर में भोजशाला मामले की सुनवाई इंदौर खंडपीठ में हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 98 दिन के सर्वे के बाद रिपोर्ट 15 जुलाई को बंद लिफाफे में प्रस्तुत की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान बंद लिफाफा नहीं खुला। तो इस पूरे मामले पर अब रुख करेंगे और चलेंगे, हमारे संवाददाता का रुख करेंगे। आपको इस पर तमाम जानकारी के साथ प्रखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से सर्वे रहा उसके रिपोर्ट बंद है लिफाफे में, लेकिन वो लिफाफे खुले नहीं अब तक। प्रखर, पहला सवाल तो यही कि आखिर उन लिफाफों को क्यों नहीं खुला गया, और हाई कोर्ट आखिर क्यों ऐसा कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार किया जाए? प्रखर।
देखिए बिल्कुल राघवेंद्र, एएसआई की रिपोर्ट को लेकर आज जब सुनवाई हुई इंदौर हाई कोर्ट के अंदर, तो बिल्कुल साफ तौर पर अगर कहा जाए तो एक तरफ तो पहले बात की जाए तो जो मुस्लिम पक्षकार वकील थे वो भी सलमान खुर्शीद, वो भी इस पूरे सुनवाई के अंदर ऑनलाइन जुड़े। उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि उनको अभी तक रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई और पक्षकार थे जिनका भी यही कहना था कि उनके पास रिपोर्ट की कॉपी नहीं आई, यानी कि उनको रिपोर्ट स्टडी करने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की के डायरेक्शन आने की बात भी हाई कोर्ट की तरफ से की गई, क्योंकि अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक याचिका की सुनवाई में ये एएसआई को कह चुका है और हाई कोर्ट को भी ये कह चुका है कि जब तक एएसआई की रिपोर्ट पेश होने के बावजूद भी जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला या निर्देश नहीं आते हैं, तब तक इस पूरे मामले में किसी भी तरीके का फैसला हाई कोर्ट भी नहीं दे सकता। ऐसे में अगर बात की जाए तो इंदौर हाई कोर्ट में जब आज एएसआई की रिपोर्ट पेश हुई और उस पर जब बहस हो रही थी, तो उसके बाद जो है इंदौर हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले को यही कहते हुए सुरक्षित रखा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले में अपना फैसला दे चुका है और ये कह चुका है कि एएसआई की रिपोर्ट आने के बावजूद भी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश नहीं देगा या क्या कार्रवाई या उस कार्रवाई से स्टे नहीं हटाएगा, तब तक ये कार्रवाई नहीं हो सकती। और यही इंदौर हाई कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में कहा। हालांकि सलमान खुर्शीद भी अपने जब जिरा रख रहे थे तो उनका भी यही कहना था, उनके अलावा जितने पक्षकार थे उनका भी यही कहना था कि उनके पास अभी चलिए तक प्रखर, जिस तरह से हाई कोर्ट ने ये तो साफ तौर पे कह दिया है कि उसका फैसला तो उसने कहीं ना कहीं संरक्षित कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रहा है कोर्ट। लेकिन प्रखर, एएसआई की जो रिपोर्ट है वह कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर बड़े पैमाने पर यह इशारा कर रही है कि वहां पहले से हिंदुओं का मंदिर था, जिस तरह से उसने रिपोर्ट में भी सारी चीजें पेश की हैं। क्या लगता है प्रखर, जब सुप्रीम कोर्ट इस पर आदेश संभवतः अगस्त में इस पर फैसला होने वाला है, तो क्या कुछ नया एंगल सामने निकल कर आएगा या सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा? प्रखर, देखिए राघवेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब एएसआई की जब रिपोर्ट बनी, यानी कि इतने दिनों की सर्वेक्षण के बाद जो तमाम तथ्य सामने, उसमें कहीं ना कहीं परमाणुकालीन यानी कि राजा भोज के समय के हिंदू मंदिर होने के सबूत तो मिले ही। कई देवी देवताओं की मूर्तियां मिली, लगभग 3 दर्जन से ज्यादा खंडित मूर्तियां जो है यहाँ पर मिली। इसके अलावा दीवारों पर जो आर्किटेक्चर मिला वो भी यही इशारा कर रहा है कि यहाँ सबसे पहले हिंदू मंदिर था। हालांकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से इस पूरे मामले में क्या होगा वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है, लेकिन जिस तरीके के फैसले खासतौर पर हमने देखे देश भर में, चाहे अयोध्या को लेकर हो या फिर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हो, तो तमाम फैसलों में हमने ये भी देखा कि एएसआई के फैसले के अनुरूप कहीं ना कहीं जो है कोर्ट की तरफ से फैसले आते हुए दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसी पक्ष में कमोवेश फैसला दे सकती है। हालांकि कब ये फैसला क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जब अगली सुनवाई होगी उसके बाद ही तय होगा। उसके बाद खासतौर पर अगर कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज्यादा हाई कोर्ट के पास ये स्टे खत्म कर दिया, कार्रवाई से स्टे खत्म करके ये पूरा मामला जो है हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया जा सकता है। उसके बाद कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को ही अंतिम फैसला इस पूरे मामले में करना होगा। जी तो चलिए प्रखर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी हम बात कर रहे थे जिस तरह से लगातार मंदिर के और मस्जिद के पक्ष विपक्ष को लेकर जो फैसला था वो लटकते हुए नजर आ रहा था। हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट निर्देश नहीं देता है तब तक जो बंद लिफाफे में रिपोर्ट है वो किसी भी पक्ष को नहीं साफ तौर पर दिया जा सकता है। तो फिलहाल 4 बड़ी खबरों के बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। बाकी देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया हाइट के साथ। नमस्कार।